बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तोशाखाना केस में सज़ा की मअतली के लिए इमरान खान की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। आज 11 बजे वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। वो फ़ैसला क्या होगा, अदालत ने अपनी कार्रवाई या समाअत जो है वो किस दायरे के अंदर महदूद रखी, और अगर रिहाई का हुक्म हो भी जाता है तो क्या अटक जेल से इमरान खान बाहर आ पाएंगे। इमरान खान और उसके चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें 12 नई दफ़ात शामिल कर ली गई हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान को 12 मज़ीद जराइम का मुर्तकब करार दिया गया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। क्या इससे पहले वो इमरान खान की मोहब्बत में कोई ताले आजमाई करेंगे? इमरान खान के लिए एक दूसरी बुरी खबर ये है कि सितंबर में बंदयाल साहब ने तो रिटायर हो ही जाना है, लेकिन सितंबर में किसी और महकमे में, किसी और अदारे में बुनियादी तब्दीलियां होने वाली हैं। उससे इमरान खान को क्या नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे। पीटीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। वकला तंजीमें पहले दिन से ही ये मुतालबा कर रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस हवाले से मुतालबा किया था और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये मुतालबा कर दिया और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसने 7 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी तलब कर ली है। इस हवाले से कोई तहरीक शरीक चलाने के लिए वो शायद बात करना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। अब जो पीटीआई की दरख्वास्त है, मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, जब वो दायर हुई थी तो उस वक्त मैंने तमाम आइनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने रखी थी और मैंने कहा था कि जो कानून है इलेक्शन एक्ट जो तरमीम की गई हैं उनमें कुछ अबहाम है, कुछ सुकम है और ये दरख्वास्त एक नेमत है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करती है तो बहुत सारे जो सुकम और अबहाम हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें लोग ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है जनाब, मुझे ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं जनाब कि आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के तहत सिर्फ तादाद का तयन होना होता है। अगर मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है उनकी जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद का तयन होता है, हल्का बंदियाँ नहीं होनी। वो मुझे कह रहे हैं कि आपने ये नुक्ता उठाया है तो, लेकिन वो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जनाब नई हल्का बंदियाँ होंगी मरदमशुमारी अगर होगी। कानून में ये लिखा हुआ, आइन की बात वो कह रहे हैं चलो छोड़ देते हैं। 222 में तो यही लिखा हुआ कि हल्का बंदियों का इख्तियार है, हल्का बंदियाँ करनी इलेक्शन कमीशन ने हैं। ये नई हल्का बंदियाँ होनी उसी सूरत में है जब 51 सब आर्टिकल 5 के तहत तादाद जो है वो नए सिरे से मुकर्रर की जाए। वो तादाद मुकर्रर करने के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है और आइन में तरमीम के लिए ना उस वक्त जब असम्बली मौजूद थी, कौमी असम्बली, उस वक्त इनके पास 2/3 अक्सरियत थी और अब तो वो तरमीम हो ही नहीं सकती। वो ये कहते हैं जनाब कानून में लिख दिया गया है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है उसमें तो वो कहते हैं ये कहा गया है कि जनाब अगर मरदमशुमारी हो जाती है तो नई हल्का बंदियाँ होंगी और नई हल्का बंदियों में जो तादाद है वोटर्स की वो बराबर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% जो है वो फ़र्क हो सकता है और तादाद अगर सीटों की यही रहती है तो फिर एक ज़िले की जो नशिस्तें हैं उनमें आगे पीछे करके, यानी सूबों में जो कौमी असम्बली की तादाद है अरकान की वो वही रहेगी, लेकिन एक ज़िले का हल्का दूसरे ज़िले में भी जा सकता है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। ये अब कानूनी पाबंदी होगी इलेक्शन कमीशन पर। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो असम्बली तहलील की है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, तो आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत ये सदर ही का इख्तियार है, उसमें लिखा हुआ है। इसमें मैं बहस कर चुका हूँ। आज मैं सुन रहा था अशतर असाफ अली साहब को जो इन्हीं के अटार्नी जनरल रहे हुए हैं, वो भी ये कह रहे थे कि ये सदर ही का इख्तियार बनता है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दी ना जनाब नहीं, आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपने तो एडवाइस पे तोड़ी, आपने तो असम्बली तोड़ी नहीं है। अगर 58(2) के तहत तोड़ते फिर आपका इख्तियार था। अशतर असाफ अली ने भी ये कहा है कि 48(5) के तहत ये सदर ही का इख्तियार है इलेक्शन की डेट देना और इसके लिए वो मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी।
अब इसमें इससे निकलने का एक तरीका है। मैंने कहा ना कि अब एक तरह से तहरीक शुरू हो गई है, बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अगर फ़र्ज़ करें वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, एक कानूनी रुकावट रास्ते में आ रही है, वो रुकावट दूर करना तो मुश्किल ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड नहीं भी करती, अवलन तो वो सेटिस्फाइड भी हो सकती है। मेरा ख्याल है वो आइन से मुतसादम है। 51 सब आर्टिकल 5 से वो मुतसादम है, वो मामला जो इन्होंने किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी करती वो, तो ये भी एक रास्ता निकाला जा सकता है कि जो निगरान हुकूमत है, ये एक ऑर्डिनेंस तैयार करके सदर को भेज सकती है और वो जो तरमीम है वो ख़त्म की जा सकती है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया जाए, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने हैं, फिर नई हुकूमत आएगी, उसने उसके साथ जो सलूक करना है वो कर लेगी। अब आते हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। मिस्टर जस्टिस आमर फारूक और मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान की अपील और जो दरख्वास्त है, मुतफरक दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने इस्तदा की हुई है कि जो हुमायूं दिलावर साहब जज हैं, उन्होंने जो सज़ा दी है तोशाखाना केस में 3 साल, उसे मुअत्तल किया जाए और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने मुख्तलिफ जो एतराज़ात थे इनकी तरफ से, या अपील या दरख्वास्त में जो मामलात नुकात उन्होंने उठाए हुए थे, उनके जवाब दिए, कानूनी जवाब। लेकिन कुछ एतराज़ात उन्होंने भी उठाए, जैसा कि अमजद परवेज़ साहब बार बार ये नुक्ता उठा रहे हैं कि इसमें सरकार को फरीक नहीं बनाया गया, इसमें प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना ज़रूरी है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि यार ये तो शॉर्ट सेंटेंस का मामला है जो हमारे ज़ेरे गौर है, अगर सरकार को बुला भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये तो प्राइवेट कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट पे आपने ये बहस की हुई है और उस पर उनको सज़ा हुई है। बहरहाल उनका जो चीफ जस्टिस साहब बार बार मामले को इसी तरफ लेके आ रहे थे कि शॉर्ट सेंटेंस है, और इसके जवाब में उन्होंने इंडियन जजमेंट जो है राहुल गांधी वाली, अमजद परवेज़ ने उसका हवाला दिया कि ना वहाँ उनको 2 साल सज़ा हुई प्राइवेट कंप्लेंट पे, लेकिन वो सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। वो कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस जो है ये मुअत्तल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई पक्का रूल नहीं है कि लाजमी सज़ा माफ़ करनी, वो सज़ा मुअत्तल करनी है। लेकिन अदली अदालत का मुझे मूड यही नज़र आ रहा था कि उन्होंने जो शॉर्ट सेंटेंस है उस बुनियाद पे इनकी कन्विक्शन जो है ना, यानी जुर्म जो है वो बरकरार रहेगा, नाहली जो है वो बरकरार रहनी है 63 के तहत जो इस सज़ा की वजह से उन्हें हो गई हुई है, लेकिन वो उनकी सज़ा, कैद की सज़ा वो मुअत्तल जो है वो हो सकती है। लेकिन जो इनके वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनसे मेरा ख्याल गलती हो गई है या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। उनसे जब पूछा गया, अदालत ने ये कहा, उनसे अदालत ने ये भी कहा कि जनाब ये अगर के शॉर्ट सेंटेंस का केस है, लेकिन जो नुक्ता ख्वाजा हारिस ने उठाया है कि जनाब सरकार फरीक नहीं है, सरकार को नोटिस नहीं किया गया, आप सरकार को नोटिस करें हुकूमत को, तो इस पे खोसा साहब ने कहा कि ये कोई कानूनी तकाजा तो है नहीं, लेकिन अदालत चाहे तो नोटिस जारी कर सकती है, और अगर नोटिस जारी करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, जो उसकी मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ये लग रहा है कि सज़ा मुअत्तल हो जानी है, जब उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने ये इस्तदा की कि जनाब इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो इस पर जज ने कहा कि हम तो इसका आज फैसला ही कर रहे हैं, यानी कि मुलाकात की शायद ज़रूरत ही ना पड़े जाने की, हम तो रिहा करने वाले हैं। मुझे ये लगा, ये बाकी जो दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, और गैब का इल्म भी नहीं है किसी के पास। और इस अदलिया के बारे में, इस अदलिया की किसी भी मुकदमे के बारे में कोई पेशगोई 100% दुरुस्त पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन लग यही रहा है कि उन्होंने ये सज़ा मुअत्तल करने। खोसा साहब ने जो कह दिया ना कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं, तो इस पर एक खदशा ये मौजूद है 1%, 2%, 3% कि आज अदालत ये कह दे जनाब ठीक है, हम उनको भी सुन लेते हैं, सरकार को भी नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि ना दरख्वास्त गुजार के वकील खोसा ने एतराज़ किया है, और उनका ये नुक्ता है जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं कि जनाब आप उनको भी बुलाएं, तो इसलिए हम ज़रा उनको भी एक दिन सुन लें। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ये कह दें जनाब ये जो नुक्ता है हम सरकार को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उसको मेन अपील के मौका पर सुना जाएगा,
सरदस्त ये शार्ट सेंटेंस का मामला हमारे सामने है, तो शार्ट सेंटेंस होने की वजह से हम उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर रहे हैं। लेकिन वो अटक जेल से अगर रिहाई का हुक्म हो भी जाता है तो खान साहब अटक जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। एफआईए की टीम साइफर वाले केस में गिरफ्तार करने के लिए जो भी इमरान खान के खिलाफ मुकदमा थे ना, उनमें उनकी जो जमानतें थी वो सारी मनसूख हो चुकी हुई हैं। और साइफर वाले केस में 2 दिन का मजीद रिमांड जो है शरीक मुलजम जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो दिया जा चुका है। और इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो उन तमाम मुकदमात में खारिज हो चुकी हुई हैं अदम हाज़िरी की बुनियाद पे। तो अब उन तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब जो गिरफ़्तार हो सकते हैं। जैसे साइफर केस में अदालत ने, इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को अटक जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे रखी है और गिरफ़्तार करने की इजाज़त भी दे रखी है। इसी तरह जो लाहौर की अदालत है, एजाज भुट्टर साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उन्होंने भी इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की अटक जेल में जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात हैं उनमें शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे रखी है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम इमरान खान के लिए जो होगी है वो ये है कि 12 नई दफ़ात 9 मई के वाक़यात के हवाले से लाहौर में जो मुकदमात दर्ज हैं, कम से कम उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 12 नई दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं। अब उन दफ़ात में 505 है, 109 भी है, 153 है, 153 ए है, मुख्तलिफ दफ़ात हैं। लेकिन उसमें जो संगीन दफ़ात हैं जिनमें मौत तक की सज़ा हो सकती है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने वाला मुलज़म बनाया गया है इमरान खान को, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश का इल्ज़ाम उन पे आ गया हुआ है, और फिर दंगा फसाद के लिए लोगों को इकट्ठा करने का इल्ज़ाम। मसलन अब ये देखें कि उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 121 लगाई गई है, उसमें उम्र कैद या मौत की सज़ा जो है वो मुकर्रर है मुलज़म के लिए जब वो मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद ये है जंग छेड़ना, मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना, इसको जंग डिक्लेयर कर दिया जो इमरान खान ने 9 मई को किया, या जंग छेड़ने की कोशिश करना। और इसके साथ ही इसमें लगी है दफ़ा 121 ए, वो ये कहते हैं कि जो जंग छेड़ना या जंग छेड़ने की कोशिश है उसकी साजिश तैयार करना, उसमें भी 10 साल तक सज़ा है और उम्र कैद है, उसमें भी 2 सज़ाएँ हैं। और तीसरा 131 दफ़ा लगी है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके जवानों और अफसरों को बगावत पर उकसाना, उसमें भी उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है, उसमें भी 2 सज़ाएँ हैं, 10 साल तक कैद भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इन दफ़ात की शमूलियत से 9 मई के मुकदमात पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं बता दूं कि जो नई दफ़ात शामिल की गई हैं, एक तो ये कि अगर पहले जो दफ़ात थी उनकी बुनियाद पे किसी शख्स ने ज़मानत करवा रखी है तो फिर उनकी ज़मानत ख़त्म हो गई हुई है, उन्हें इन दफ़ात की शमूलियत के बाद नए सिरे से ज़मानत करवाना पड़ेगी। एक तो ये, दूसरा ये कि जो नए इल्ज़ामात सामने आए हैं इनकी बुनियाद पे नए सिरे से तफ्तीश होगी, और जो जुडिशल रिमांड पे जेल जा चुके हुए हैं लोग, उनका जिस्मानी रिमांड दोबारा हासिल किया जा सकता है। और ये प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। वो खतीजा शाह, सनम जवेद, आलिया हमजा समेत 68 लोग हैं एक मुकदमे में, जिनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि वो पहले जुडिशल रिमांड पे थे, नई दफ़ात की शमूलियत के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी तरह एक और मुकदमा है शादमान थाने को नजर आतश करने वाला, उसमें यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद समेत 9 मुलज़म ऐसे हैं जिन्हें नई दफ़ात के बाद पुलिस के हवाले किया गया है। ये अब इमरान खान साहब का जो निकलना है ना अटक जेल से, अगर तोशाखाना में उन्हें रायत मिल भी जाती है सज़ा मुअत्तली की, लेकिन उनका बाहर आना, अच्छा वैसे ये कैसे मौजें कर रहे हैं वो जेल में इमरान खान साहब, आपने वो देखा ही होगा, वो बड़ा सर्कुलेट कर रहा है जो फूड चार्ट है उनका, जो खाना शाना मिलता है। वैसे तो वो रिपोर्ट जमा करवा दी है अटार्नी जनरल ने कि जनाब अटक जेल में पूछा था ना बंदयाल साहब की अदालत ने कि जनाब
ان کی حالت زار کے بارے میں رپورٹ سبمٹ کی جائے، تو وہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے۔ اس کے مطابق جناب انہیں مکمل سہولتیں ہیں، بیرک ارد گرد جو بیرکیں ہیں مرکیں ہیں وہ خالی کروا لی گئی ہوئی ہیں، ان کے واش روم میں کموڈ لگ گیا ہوا ہے اور واش بیسن لگ گیا ہے، وضو کر لیں باہر نکل کے، ایئر فریشنر، پرفیوم اور ٹوائلٹ پیپرز، ٹیشوز وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، گدا ہے اور 4 تکیے ہیں، کتابیں ہیں، کئی کتابیں، ٹی وی لگ گیا ہوا ہے، کولر ہے، ایئر کولر اور پنکھا ہے، اور پھر بیرک کا پچھلی طرف رستہ بھی نکلتا ہے اور وہاں وہ چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، سیر سپاٹا بھی کر سکتے ہیں۔ 5 ڈاکٹر ہیں، ہر وقت ایک ڈاکٹر ڈیوٹی بھی ہوتا ہے، اور پھر جو کھانے کا ہے وہ جناب ناشتہ جو ہے اچھا خاصا، جو اپر مڈل کلاس یا بلکہ اپر کلاس جو ناشتہ کرتی ہے وہ خان صاحب کو صبح دیا جاتا ہے، آملیٹ شاملیٹ وغیرہ وغیرہ، دہی بھی کھاتے ہیں خان صاحب، دہی کے بڑے شوقین ہیں خان صاحب، اور پھر موسمی پھل روزانہ خان صاحب کو ملتے ہیں، اور پھر ہفتے میں 2 مرتبہ خان صاحب کی خواہش پر دیسی مرغ دیسی گھی میں تیار کر کے دیا جاتا ہے، اور مٹن بکرے دا گوشت خان صاحب کھاندے نے اتنے۔ یہ میرا خیال اگر جڑے مینیو ہے کھانے والا اگر یہ سارے قیدیاں نو دیتا جاوے پاکستانیاں نو سارے نو، تو کئی لوگ سارے جڑے کرن گے درخواست جناب سانو بچیاں سمیت مہینہ کہ جڑا نا 2 مہینے رکھ لو، سارا بجٹ ٹھیک ہو جائے گا، بجلی دے بلوں تو بھی بچت ہو جائے گی اور کھانے شانے دا جڑا معاملہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال خان صاحب کے لیے یہ جو نئی دفعات ہیں یہ مزید مشکلات پیدا کریں گے، اور جو بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس پاکستان، وہ اگر کوئی طالع آزمائی کرنا بھی چاہیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ جو عدالتی پنڈتوں کے حوالے سے میں خبر دیتا ہوں تو وہ پنڈت یہ کہتے ہیں کہ بندیال وچ ہن ساتھ ساتھ نہیں رہا کہ جناب ان کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دے دیا جائے، وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ کہیں کہ جناب جو نئی دفعات لگ گئی ہیں جس دفعات میں معطل کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دیں جناب جن مقدمات میں ان کی بیلیں خارج ہوئی ہیں عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کو بحال کر دیا جائے۔ اختیار ہے ان کے پاس لیکن وہ کر نہیں سکیں گے، پریشر بہت ہے، پتہ نہیں کہاں سے پریشر ہے لیکن پریشر بہت ہے۔ اب توشہ خانہ کیس لگ گیا جناب سپریم کورٹ میں، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے جناب توشہ خانہ کیس میں، تو اب یہ کون سا توشہ خانہ کیس؟ یہ وہ توشہ خانہ والا کیس نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب، انہوں نے 17 نومبر 2020 میں حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ ایک درخواست آئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ نیلام کر رہے ہیں جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں، وہ جو ریٹین نہیں کیے نا لوگوں نے، جن کو ملے تھے وہ ریٹین کر سکتے ہیں پیسے دے کے، جنہوں نے ریٹین نہیں کیے جو پڑے ہوئے وہاں ان کی نیلامی ہونی ہے، ان میں جناب نا جو سول بیوروکریسی اور فوجی افسر وہ حصہ لے سکتے ہیں، عام لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ 17 نومبر 2020 کو انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا تھا، وہ جو نیلامی شلامی ہو رہی تھی وہ روک دی تھی، اور 25 مئی 2021 کو انہوں نے وہ پالیسی جو ہے نیلامی کی پالیسی جس کے تحت بیوروکریٹ اور فوجی افسر اس نیلامی میں حصہ لیتے تھے، عام شہری حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ پالیسی انہوں نے کالعدم کر دی تھی، اور حکومت کو یہ ہدایت کی تھی کہ آکشن کے حوالے سے جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں ان کے آکشن کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ اپیل میں گئی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ والا کیس ہے، اس میں جو عمران خان کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ تحفے سے پہلے ہی، اس ججمنٹ سے پہلے ہی بیچ چکا ہوا ہے، اور وہ نیلامی میں نہیں لیے تھے اس نے تو ریٹین کیے تھے پیسے دے کے، جو ان کی پالیسی ہے۔ اب اس میں بہرحال قانون سازی بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جناب ستمبر جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ستمگار ہو سکتا ہے، تو وہ ایک تو بندیال صاحب جا رہے ہیں، ظاہر سہارا تو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت ایسے بندے کا جو محبت رکھتا ہو آپ سے اور ایک اہم عہدے پہ بیٹھا ہو، اور دوسرا ستمبر میں فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ بہت سارے کور کمانڈر اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ستمبر میں ان کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں، اور ستمبر میں نئے سرے سے تعیناتیاں ہونی ہیں۔ ابھی پروموٹ ہوئے نا کچھ لوگ اور پروموشن وغیرہ ہو گئے، تو پھر ستمبر میں وہ تبدیلیاں کرنی ہیں نئے آرمی چیف نے۔ یہ پہلے جو لگے ہوئے ہیں لوگ نا، یہ سارے
जाने वाले कमर जावेद बाजवा साहब के हाथों लगे हुए हैं और वही प्रमोशनें वगैरह दे के गए हुए थे। और एक कोर कमांडर जो लाहौर वाले हैं, इनका तकर्रर हाफिज साहब ने किया है। और फिर शायद जो हमारे DGI से हैं नदीम अंजम साहब, उनका भी मेरे ख्याल टेन्योर खत्म होने वाला है। इस तरह बहुत सारे लोगों का, उनके बारे में तो ये बातें मार्केट में हैं कि शायद उन्हें तस्सीह मिल चुकी है। नया कानून जो बना था जिसके तहत बाजवा साहब को तस्सीह दी गई थी और दोबारा तस्सीह चाह रहे थे वो, तो उसी कानून के तहत उन्हें तो शायद तस्सीह मिल चुकी है। बाकी जो है, अब ये होता क्या है, वो कंफर्टेबल होंगे नए लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, एक एतमाद ही तो होता है। अब मैं एक वाकया आपके सामने रख रहा हूँ, ये हर्षद मौत से समझिए आप, सुनी हुई बात है। जब परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को फारग किया और उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच के रूबरू इफ्तिखार चौधरी की दरख्वास्त की समाअत थी। इस बेंच के सरबराह खलील उर रहमान रमदे ने ओपन कोर्ट में ये कहा था कि इसका कोई दरमियानी हल, दरमियानी रास्ता निकाला जाए इंतज़ामी तौर पे, और फिर हमें बता दिया जाए, तो फिर हम भी उसमें आपकी मावनत कर सकते हैं, बजाय इसके कि आइन और कानून के मुताबिक एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, गिरबान पकड़ के बैठे रहें एक दूसरे के, तो दरमियानी रास्ता कोई निकाल लिया जाए। अब जैसे खलील उर रहमान रमदे साहब जो हैं, वो कुछ और मिजाज के जज हैं, वो मुलाकातें रात के अंधेरे में पिछले कमरों में नहीं करते हैं, वो उनके दरवाजे खुले होते हैं, जो भी आए जो भी जाए, तो वो उनके दरवाजे उसी तरह उस वक्त भी खुले हुए थे। अब जो मैं कहूँ हार्सस मौत से सुनो, आज समझ लिया आप मैं बात कर रहा हूँ। अशफाक परवेज कियानी साहब जो DGI थे, अब पता चला है ना कि असल तो सारी तहरीक के पीछे वो थे, वो चाहते थे मुशर्रफ घर जाए और मैं बनूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो अब खलील उर रहमान रमदे साहब से मुलाकात करते हैं कियानी साहब, वो उन्हें कहते हैं जनाब जो आपने दरमियानी रास्ते वाली बात की है इंतजामी सतह पे, तो वो तो मुशर्रफ साहब मान नहीं रहे, लेकिन एक दरख्वास्त है आपके साथ कि हमें ये पता चला है कि 13 रुकनी बेंच हैं, तो उसमें 6 जज एक तरफ हैं, 6 जज दूसरी तरफ हैं, कास्टिंग वोट आपका होगा, तो आप प्लीज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में जो है वो अपना जो नुक्ता नज़र है, जो फैसला है, वो जो मुशर्रफ के हामी जजेज़ हैं उनके साथ प्लीज़ आप इत्तफाक कर लीजिएगा। तो वो असल में चालाकी थी, वो मुशर्रफ ने कहा ही नहीं था ऐसे, उन्हें अपनी तरफ से वो आके कह गए। अच्छा, अब वो दूसरे दिन जिस दिन मुकदमा फैसला होना था, सुनाया जाना था, तो उस दिन सुबह सुबह ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो IB के हेड थे, वो पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जनाब वो सदर साहब ने ये कहा है, या ये कहा गया है कि जो आप कहते हैं दरमियानी रास्ते वाली बात, उसकी तरफ आप ले जाएं मामले को। तो वो ये है कि वो इनको कर देंगे बहाल, और ये जो जज साहब हैं जब तक उनकी वो फैसला नहीं हो जाता वर्दी में इलेक्शन वाला, सदर वाला, तो हमें ये है कि इन्होंने उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना वर्दी में, तो वो उस वक्त तक ना कोई 1-2 महीने की छुट्टी कर लें, अगर केस आपके पास आते वो ना सुने और छुट्टी कर लें। तो उन्होंने ये कहा, रमदे साहब ने मेरी इतला के मुताबिक, कि भाई जी आप आपस में तो इत्तेफाक कर लेना पहले। आपका DGI ये बात करके गया है कि जनाब सदर मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि जनाब इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जनाब दरमियानी रास्ता निकाल लें। फौज में बहुत डिसिप्लिन है, बहुत नज़्म ज़ब्त है, लेकिन जो कियानी साहब ने किया, ऐसी सूरत हाल भी कभी कभी पैदा हो जाती है गाहे बगाहे। अब मुशर्रफ जो हैं वो कियानी पे बहुत एतमाद करते थे, लेकिन कियानी साहब अपनी गेम में थे कि मुशर्रफ जाएगा तो मेरी बारी आएगी। उन्होंने फिर बारी भी ली, बल्कि 2 बारियां ली और एक्सटेंशन भी ली। अब सितंबर में जब वो अपने हाथों से नए अफसरों का तकर्रर करेंगे, की पोस्ट पर उनकी मर्जी के लोग आएंगे, तो फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, और उनका अपने सिस्टम और डिसिप्लिन पर एतमाद भी बढ़ेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।